तो हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की इस वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। और लाइट चैप्टर में हमने स्टार्ट किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है? हाँ जी भाई। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम समझ चुके थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और हमने पढ़ा था कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 1 होता है N2 अपॉन N1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होता है N2 अपॉन N1। N2 मतलब हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, N1 हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मतलब ये फॉर्मूला जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशनशिप है, रिश्ता है। ठीक? अच्छा, ऐसे लिखा हो कहीं पे N12 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसका मतलब होता है N1 बाय N2, N1 बाय N2। तो N21 N2 बाय N1, N12 N1 बाय N2, N21 N2 बाय N1, N12 N1 बाय N2। जो पहले आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जो बाद में आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। ठीक, ओके भाई, इतनी बात क्लियर है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो हमने याद कर लिया है, क्या याद कर लिया है कि N21 होता है N2 बाय N1। ठीक है भाई, ओके, बात क्लियर है। फिर क्या सर? देखो, अपन जानते हैं N2 क्या होगा। N2 होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम 2 है तो उसमें स्पीड की लिखेंगे v2। स्पीड मीडियम अगर 2 है तो स्पीड होगी v2। तो N2 हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो तो कांस्टेंट होता है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी प्रकार N1 हो जाएगा C अपॉन V1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ऐसा। ठीक है भाई, तो एक काम करो, पुट कर दो, N2 को पुट कर दो C अपॉन V2, C अपॉन V2, और N1 को पुट कर दो C अपॉन V1। अब दो फ्रैक्शन डिवाइड में है तो नीचे वाली पलट के मल्टीप्लाई हो जाती है, C अपॉन V2 इंटू V1 अपॉन C। C से C कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा V1 अपॉन V2। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया ये N21 इक्वल टू N2 बाय N1 इज इक्वल टू V1 बाय V2। ये बन गया एक फॉर्मूला जिससे हमें करने न्यूमेरिकल्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं, इस फॉर्मूले पे, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल आएंगे इस फॉर्मूले पे N इज इक्वल टू C बाई V पे। दोनों फॉर्मूले पे हमारे क्या आ सकते हैं? न्यूमेरिकल आ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो क्या है भैया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, वो बराबर होता है V1 अपॉन V2 के। मतलब
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो यहां n2 है तो यहां v1 आएगा, यहां n1 है तो v2 आएगा। क्यों उल्टा चल रहा है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इनवर्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। पढ़ चुके ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इनवर्स चलता रिश्ता इनके बीच में। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना सा हम ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या ड्राइव कर चुके हैं हम। n21 इक्वल टू n2 बाय n1 इक्वल टू v1 बाय v2, ये निकल चुका है फॉर्मूला आपका एक। और सेकेंड फॉर्मूला निकल चुका है n इज इक्वल टू c बाय v। ये दो फॉर्मूले आपके पास हो चुके हैं जिनसे हम कर सकते हैं अब न्यूमेरिकल। ठीक है, अच्छा भाई ये बात क्लियर है। ओके ओके, अब इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम यूज क्या करते हैं? ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो बेटा दो टर्म होते हैं, एक टर्म होता है मास डेंसिटी, एक टर्म होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये दोनों थोड़े अलग अलग होते हैं, सबको लगता सेम है पर सेम नहीं होता, अलग होते हैं। ठीक है, मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होती है? जैसे जैसे मैंने 1 किलो ले आया, यहाँ पे क्या ले आया? कॉटन, और 1 किलो ले आया लोहा, तो 1 किलो कॉटन इतनी सारी जगह घेरेगी और 1 किलो लोहा इतने में आ जाएगा, है ना? क्योंकि लोहे की डेंसिटी ज्यादा है, आयरन की मास डेंसिटी ज्यादा है। किससे? कॉटन से, है ना? जो आपने डेंसिटी पढ़ी है अभी तक वो कौन सी डेंसिटी है? मास डेंसिटी, जिसको आप बोलते हो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है और केमिस्ट्री में भी पढ़ी है। ठीक है, ओके भाई, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अभी तक हमने पढ़ी है मास डेंसिटी। अब हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या होता है ऑप्टिकल डेंसिटी? क्या होता है ऑप्टिकल डेंसिटी? बेसिकली किसी मीडियम की क्षमता होती है लाइट को रिफ्रैक्ट करने की, किसी मीडियम की लाइट को रिफ्रैक्ट करने की क्षमता, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। किसी मीडियम की लाइट को रिफ्रैक्ट करने की क्षमता। सर रिफ्रैक्ट तो बताया नहीं आपने, बताएंगे, चलिए। रिफ्रैक्ट मतलब होता है बैंड करना, लाइट को बैंड करने की क्षमता, है ना? ठीक, ओके। तो कहानी यह है कि मान लो एक मीडियम है n1 और एक मीडियम है n2। दो मीडियम है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। और मान लो n2 जो है वो n1 से बड़ा है, n2 जो है वो n1 से बड़ा है। n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 से। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या होगा? डेंसर मीडियम, मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी को हम मेजर करते हैं या बताते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा
उसकी ऑप्टिकली डेंसिटी ज्यादा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। ठीक है भाई, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो उसे हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, उसे हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है जी भाई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। मतलब यहां पे होगा N2। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, ठीक है, वो होगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम होगा, उसे हम बोलेंगे यहां पे N1। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयरर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर। अगर हम दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करें तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसे हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसे हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। एक्चुअली क्या था कहानी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम पढ़ना जरूरी था, और डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम पढ़ने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना जरूरी था। इसलिए पहले हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने समझ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है वो डेंसर मीडियम, और जिसका कम है वो रेयरर मीडियम। ठीक है, और जो ये डेंसिटी है वो कौन सी डेंसिटी है? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है मास डेंसिटी से। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर मीडियम। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं बच्चों। देखो, जैसे वाटर की बात करें, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, और ग्लास की बात कर लें, ग्लास का हो गया 1.5। एक क्राउन ग्लास का 1.5 होता है ना। ठीक है, चलो, तो ऐसा है। तो इन दोनों में अगर इन दोनों कंपेयर करें, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ग्लास का। तो ग्लास क्या होगा? डेंसर। ग्लास हो जाएगा आपका डेंसर, और वाटर हो जाएगा आपका रेयरर। तो अगर आप ग्लास और वाटर को कंपेयर कर रहे हो, ग्लास और वाटर कंपेयर कर रहे हो, तो वाटर है रेयरर मीडियम और ग्लास है डेंसर मीडियम। ठीक है भाई, लेकिन 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 अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं एयर और ग्लास को, एयर और वाटर को, तो वाटर का होता है 1.33 और एयर का होता है 1। ठीक, तो आप देख सकते हो यहां एयर और वाटर में वाटर डेंसर है, एयर क्या है? रेयरर है। तो एयर हो जाएगी रेयरर और वाटर हो जाएगा डेंसर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई मीडियम डेंसर होता है और डेंसर होता है। भाई वाटर यहां रेयरर है पर वाटर यहां डेंसर है। कंपेरिजन की बात है, कंपेरिजन की बात है। जिन दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हो उन दोनों में से एक होता है रेयरर, एक होता है डेंसर। ठीक है, बात समझ में आई? तो रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसे बोलेंगे रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसे बोलेंगे डेंसर मीडियम। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए बच्चों, तो मैंने बताया आपको ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी अलग अलग होती हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो हमें बताती है रिफ्रैक्ट करने की क्षमता, कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट कर सकता है कोई मीडियम, एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और जो हमारा हमने ये समझा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। ठीक है, अगर मान लो किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है दूसरे मीडियम से, ठीक है, इफ ऑप्टिकल डेंसिटी इज ऑफ वन मीडियम इज ग्रेटर देन अदर, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी भी ज्यादा होगी।
मतलब अगर किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी ज्यादा होगी। देखिए इसका एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में। क्या दिया है? वाटर और केरोसिन, वाटर और केरोसिन। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। ठीक है, तो आप देख सकते हो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए केरोसिन ऑप्टिकली डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर। केरोसिन हो गया डेंसर मीडियम, वाटर हो गया रेयरर मीडियम। ठीक है जी भाई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो वो रेयरर मीडियम। मतलब केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें मास डेंसिटी की तो हम जानते हैं मास डेंसिटी वाटर की ज्यादा है, क्योंकि केरोसिन तो एक ऑयल है और ऑयल फ्लोट करता है काय में? वाटर में। तो हम जानते हैं कि केरोसिन की मास डेंसिटी कम होती है और वाटर की मास डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो मास डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन से। तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसकी मास डेंसिटी ज्यादा नहीं है यहां पे, है ना। मतलब जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो आप गारंटी से नहीं बोल सकते कि उसकी मास डेंसिटी भी ज्यादा होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कंफर्म नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल ये रहा, यहां देखिए, यहां केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है पर केरोसिन की मास डेंसिटी कम है वाटर से। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स इसके, है ना। काफी कुछ क्लियर हुआ होगा और बातें न्यूमेरिकल से क्लियर होंगी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इस टॉपिक को एब्जॉर्ब करने के लिए बच्चों, थोड़ा टाइम देना इस टॉपिक को। आप लोग इसको 2 बार देखो वीडियो को, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्जॉर्ब करने में समय लगता है बच्चों को। ठीक है, थोड़ा टाइम देना इस टॉपिक को, क्वेश्चंस देखना इस टॉपिक के। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए बच्चों, तो हम करते हैं पहला न्यूमेरिकल। क्या बोल रहा है कि लाइट एंटर कर रही है एयर से ग्लास में और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दिया है, तो आपको निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ओके। सुनो बच्चों, क्या है कहानी कि एयर और वैक्यूम को हम सेम मान लेते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए एयर और वैक्यूम को सेम मान लेते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, मतलब वैक्यूम का भी 1 होता है ना। ठीक है, वैसे वैक्यूम का 1 होता है, कायदे से वैक्यूम का 1 होता है, एयर का होता है 1.0003, ये होता है एयर का। पर हम दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 मान लेते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। तो न्यूमेरिकल्स के लिए एयर और वैक्यूम सेम बात है। ठीक है, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानना है, और स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही माननी है एयर में भी, मतलब एयर में स्पीड यही हो जाएगी। क्लियर है? एयर वैक्यूम सेम मान लेना है। ठीक है, एयर वैक्यूम सेम मान लेना है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, ओके। तो क्योंकि यहां एयर और ग्लास में कंपेयर कर रहे हो, एयर को वैक्यूम मानना है, एयर को वैक्यूम जैसा मानना है, इसका मतलब वैक्यूम और ग्लास में कंपेयर कर रहे हो। और जब भी वैक्यूम और ग्लास में कंपेयर करते हैं तो हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है भाई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का। ठीक है, दूसरा मीडियम कौन सा है? ग्लास। ओके भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, वो जाएगा C/V के बराबर, C/V के बराबर। देखो भैया, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये है किसका रिफ्रैक्ट, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है, या मीडियम क्या है? ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है जी भाई,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है, ये निकालना है हमें। v को यहां भेज देंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 और 1.5 नीचे जाएगा, पॉइंट हटेगा 0 आएगा, 15 1 जा 15 2 जा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ गई 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जी भाई क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, क्योंकि हमें एयर को वैक्यूम की तरह मानना है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करनी नहीं है, बात करनी है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मीडियम क्या है? ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा C अपॉन V। क्लियर है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? जी भाई, ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.5 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33। ठीक है, ग्लास का दिया है 1.5, वाटर का दिया है 1.33। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी दे दी है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो आपको निकालनी है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अच्छा भैया इस बार हमें दो मीडियम दिए हैं, एक दिया है ग्लास और एक दिया है वाटर। ठीक है, मतलब इस बार आपको वैक्यूम नहीं दिया है, एयर नहीं दिया है। एयर वैक्यूम सेम ट्रीट करते हैं, तो इस बार एयर नहीं दिया है, वैक्यूम नहीं दिया है, दो मीडियम दिए हैं, मतलब बात कर रहा है वो रिलेटिव की। काय की बात कर रहा है वो? रिलेटिव की। तो हमें बात करनी है N21 होता है N2 बाय N1 होता है V1 बाय V2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। ठीक है, ओके। पर क्वेश्चन में उसने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पूछा है, मतलब ये पार्ट तो पूछा नहीं है उसने। ठीक है भाई, पूछा क्या है उसने? देखो सुनो, अगर मैं एक काम करूं, सेकंड मीडियम मान लू वाटर और फर्स्ट मीडियम मान लू ग्लास। फर्स्ट मीडियम को ग्लास मान लेता हूं और सेकंड को वाटर मान लेता हूं, तो N1 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5। N2 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.33। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास V1 दिया है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, ये क्वेश्चन है। देखो भैया N2 N1 V1 V2 इन चारों में खेल चल रहा है, इन चारों में खेल चल रहा है। N2 दिया है, N1 दिया है, V1 दिया है, V2 निकालना है। बस याद कर लो क्या भैया, N2 बाय N1 बराबर होता है V1 बाय V2 के। ठीक है, इसका यूज कर लेंगे। ठीक, इसका यूज करते हैं हम लोग फटाफट। देखो N2 बाय N1 बराबर है V1 बाय V2 के। N2 दिया है 1.33, N1 दिया है 1.5, V1 दिया है 2 इंटू 10 की पावर 8 और V2 निकालना है। तो एक काम करो, V2 को यहां ले जाओ, बाकी सबको यहां ले आओ। तो V2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड जाके, 1.5 डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई, और 1.33 मल्टीप्लाई तो वहां आके डिवाइड। 1.5 इंटू 2 होता है 3, 3 अपॉन 1.33 टू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। ओके, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पे दो मीडियम कंपेयर किए गए थे, तो हम रिलेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब दो मीडियम कंपेयर कर रहे हैं और दोनों में वैक्यूम नहीं है, एयर नहीं है, तो आप रिलेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर दो मीडियम कंपेयर कर रहे हैं पर एक मीडियम कौन है, एक मीडियम अगर एयर या वैक्यूम है, तो आप एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला यूज कर लो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस प्रकार से आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, और न्यूमेरिकल्स भी हम आगे देखेंगे, जब हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे उसके बाद टैकल करेंगे। ठीक है, अभी मैंने समझाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाने का मेरा उद्देश्य यही था बच्चों कि आपको बताना कि डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसे हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं, मतलब डेंसर मीडियम कहते हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे हम रेयरर मीडियम कहते हैं। तो एक मीडियम होता है डेंसर मीडियम, एक मीडियम होता है रेयरर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो रेयरर मीडियम। इतनी बात समझने के बाद अब आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए तैयार है। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है बच्चों, बाय।